ये दोबारा स्क्रीन आई है आपके सामने? जी सर आ रही है। तो सीआर साहब स्क्रीन आ गई है दोबारा आपके सामने? यस सर आ रही है, आ गई है सर, आ गई। अच्छा, तो कहाँ तक बात आपने सुन ली थी? सर ये दे कैन सर्वाइव व्हेन रिवर्स और लेक्स आर ड्राइंग बाय बोरिंग इनटू द मड। अच्छा, तो बात ये है बेटे कि ये वाली जो फिशेज है ना, दे कैन सर्वाइव व्हेन रिवर और लेक्स आर ड्राई। मैं बता रहा था कि जब पानी खत्म हो जाए तो फिर ये पानी होने से जरा पहले जो मड वगैरह बचती है उसमें कैविटी बना लेती हैं, और कैविटी की शक्ल बोतल नुमा होती है, नीचे से वाइड ऊपर से नैरो। और वो जो उसकी नैरोनेस है वो ऊपर जमीन की सतह तक आती है एक सुराख की शक्ल में। वो भी जो है पाइप बन जाती है हवा के गुजरने के लिए, जिसके लिए ये अपना ब्रीदिंग का अमल जारी रखती है। और 2-4 महीने जब तक पानी दोबारा नहीं आता, बारिशें दोबारा नहीं होती, ये वहाँ पे डॉर्मेंट कंडीशन में रह के अपने आप को सरवाइव रखती है। ठीक है ना? आफ्टर दी substrate dries, only evidence of a lungfish burrow is small opening in the earth। तो उस इलाके के जो लोग होते हैं ना, वो बड़े समझदार होते हैं। वो जब निकलते हैं शिकार पे तो उनकी नज़र बड़ी तेज होती है। आम आदमी को ये बहुत माइन्यूट सी ओपनिंग्स जमीन के ऊपर नजर नहीं आती, लेकिन उनको पता होता है कि ये वाली ओपनिंग जो है ना, इसके नीचे फिश है। वो वहां से थोड़ा सा मट्टी को खोदते हैं, फिश को निकाल लेते हैं, बच्चे भी उनके निकाल लेते हैं। तो ये कह लें कि उन इलाके के लोगों के लिए ये अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है कि उनकी ज़मीनें जो कि पानियों के पास हैं, वहाँ पे ये फ़िश वाफर मकदार में मौजूद होती है। वो अपनी मर्ज़ी से निकलते हैं और इन सुराखों को जो मिट्टी के ऊपर मौजूद हैं, ज़मीन के ऊपर मौजूद हैं, जो फ़िश ने अपनी सांस लेने के लिए छोड़े थे, वो आराम से वहाँ से फ़िश को निकाल लेते हैं। उनको इस फ़िश का शिकार करने में कोई दिक्कत ही पेश नहीं आती। तो फिर देखें, लंग फिशेज में रिमेन इन एस्टिवेशन फॉर 6 months और so। ये उन कैविटीज में डॉर्मेंट फार्म में 6 महीने या इससे भी ज़्यादा रह सकती हैं। और ये एस्टिवेशन होती क्या है? ये एक डॉर्मेंट स्टेट है दैट हेल्प्स एन एनिमल विदस्टैंड हॉट ड्राई पीरियड्स। यानी एस्टिवेशन एक ऐसा, ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें फिश अपने आप को इनएक्टिव कर लेती है। इसकी फिजियोलॉजी इतनी स्लो हो जाती है जिसमें ज़्यादा फूड या एनर्जी कंज्यूम नहीं होती, और ये 6 माह या इससे भी ज़्यादा अपने आप को इस फार्म में रखती है। और फिर जैसे ही बारिशें होती हैं तो पानी की बूंद इन तक पहुंचती है, तो ये दोबारा एक्टिव होकर उस पानी में आ जाती हैं, जो बारिशें शुरू होने के बाद उस पौंड में दोबारा आता है। ठीक है ना? ये बात मेरी आपको समझ आई है सीआर साहब? यस सर। तो यार अगर कोई बात समझ ना आए बेशक पूछ लिया करें। ये हम पढ़ रहे हैं क्लास ऑस्टिक 3 पढ़ रहे हैं। जी सर। अच्छा, इसमें और बहुत सी बातें हैं। ये ज़ाहिर है मैं आपको लाइन बाय लाइन तो नहीं, लेकिन फिर भी आपको मेन मेन बातें बता रहा हूँ। आप इसको थारोली स्टडी करेंगे तो अगर आपको कोई दिक्कत आए तो मैं हाजिर हूँ, मैं इसी काम के लिए बैठा हूँ। तो आप जो मर्जी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। ठीक है ना? अब देखें सर यहाँ से आके ये सारा कट किया हुआ है। मेरे भाई, जो मैंने निशान लगवाया ना उसके हिसाब से चल रहा हूँ ना। जी सर जी। आप भूल जाते हैं फिर। देखें ना, ये कितनी बुरी बात है, आप तैयार हैं और आपको ये नहीं पता कि आपने क्या करना है। ये सर क्या यहाँ आ तक गया? पढ़ लिया था ना, रिप्रोड्यूस तक। आपके सामने क्या आ गया? अब लोकोमोशन आ गया है, सर है कि नहीं? एस्टिवेशन। जी जी सर। देखें, ये डेंसिटी ऑफ वाटर मेक्स मूवमेंट थ्रू इट डिफिकल्ट एंड कॉस्टली।
तो मेरे भाई अब आप में से कुछ स्टूडेंट जो मेल है कम से कम वो तो पानी में कभी कभी नहर में जाकर नहाए होंगे। तो जैसे हम जमीन पे चलते हैं ना आसानी से, इस तरह हम पानी में नहीं चल सकते। तो अगर हम अपस्ट्रीम पानी में चलें तो फिर तो बहुत ज़्यादा एनर्जी हमारी खर्च होती है। अपस्ट्रीम का मतलब ये है कि पानी हमारी तरफ आ रहा है और हम पानी के यानी ऑपोजिट हम पानी हमारी तरफ आ रहा है और हम उसके साथ ऊपर ऊपर जा रहे हैं। तो जब हम अपस्ट्रीम चलेंगे किसी नहर में तो क्योंकि पानी हमारी बॉडी से टकरा रहा है तो हमें बड़ी दिक्कत आएगी। लेकिन अगर हम डाउन स्ट्रीम चलें, जिधर को पानी जा रहा है उधर को ही चलें, तो हमारी स्पीड डबल से भी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि पानी हमें धक्का लगा रहा होता है। तो बात यह है कि हमें पानी में चलने में इतनी दिक्कत है लेकिन फिश पानी में रहती है। देखें ना लिखा हुआ है, however swimming is less energetically costly than running is for a terrestrial organism। कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैं जैसा कि फिश है उसके लिए स्विमिंग के दौरान एनर्जी बराए नाम खर्च होती है, लेकिन अगर हम चलें तो एनर्जी बहुत ज़्यादा खर्च होती है। तो यहाँ जीआर साहबा बैठी हैं। जी सर। जीआर साहबा बताएं आपके जहन में, जीआर साहबा आप बताएं या जीआर साहब बताएं या जिस बच्चे को भी समझ आ गई है वो मुझे बताए कि फिश पानी में जब चलती है उसकी एनर्जी बराए नाम खर्च होती है लेकिन हम चलें तो बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है। इसकी वजह क्या है? सर उसके मूवमेंट के लिए उसके पास गिल्स होते हैं। तो वो तो हमारे पास भी टांगे हैं, हमारी टांगे तो उससे कहीं ज्यादा ये कह लें स्ट्रॉन्ग है। सर बिकॉज उसकी बॉडी जो होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है इसलिए। हाँ बेटे शाबाश, आगे जो दो तीन लाइनें हैं ये इसका आंसर है। देखें, स्ट्रीम लाइन शेप ऑफ ए फिश एंड द म्यूकस सीक्रेशंस दैट लुब्रिकेट इट्स बॉडी। के फिश की बॉडी स्ट्रीम लाइंड है, लंबूतरी है, वो कम रेजिस्टेंस उसको होती है पानी में मूव करते हुए। और दूसरी बात ये है कि इसकी बॉडी के ऊपर म्यूकस है, म्यूकस जो है वो बड़ी स्लिपरी होती है, ये मजीद रेजिस्टेंस को कम कर देती है मूवमेंट के दौरान। और फिर देखें एक और वजह, वाटर्स बॉयंट प्रॉपर्टीज आल्सो कंट्रीब्यूट टू द एफिशिएंसी ऑफ ए फिश। पानी की जो बॉयंट प्रॉपर्टीज है ना वो क्या है कि पानी जो है ना वो कश से शक्ल के अगेंस्ट एक कुव्वत फराहम करता है ऊपर को, क्योंकि पानी के अपने मालिक्यूल्स बॉन्डिंग के जरिए जुड़े होते हैं। तो वो भी कह लें कि एक ऐसी चीज़ है जो फिश की मूवमेंट में जो मुआवन है काफ़ी। तो ये तीन बातें हैं, एक तो स्ट्रीम लाइन उसकी बॉडी है, और फिर म्यूकस है फिश के ऊपर, और फिर पानी की जो बॉयंट प्रॉपर्टीज हैं। इन तीन वजूहात की बना पे फिश पानी में आसानी से मूव करती है। और भी वजूहात हैं, मिसाल के तौर पे उसमें उसके लिवर में ऐसे आयल्स हैं जो कह लें कि जिनकी डेंसिटी बड़ी कम है। फिर वो उसके अंदर स्विम ब्लैडर है, ये भी एक वजह है, वो भी आगे आ रही हैं, हम स्टडी करेंगे अभी। तो फिश पानी में मूव करने के लिए अपने फिन्स को यूज करती है एंड बॉडी वाल टू पुश अगेंस्ट दी इनकम्प्रेसिबल सराउंडिंग वाटर। ये लफ्ज है ना इनकम्प्रेसिबल, इसका मतलब ये है कि पानी जो है उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझे कि मिसाल के तौर पे आपके पास एक बैलून है, एक गुब्बारा है, उसमें आप पानी भरते हैं। तो पानी भर के उसको अगर आप उसके एक सिरे से दबाएंगे तो वो दूसरा सिरा जरा से कर जाएगा। अगर आप दूसरे सिरे से उसको दबाएंगे पहले को छोड़ के तो वो पहला सिरा स्वेल कर देगा। यानी जो उसके अंदर पानी मौजूद है उसने अपनी प्रेजेंस शो करनी है, वो कंप्रेस नहीं होता। अगर तो वो कंप्रेस हो सकने वाला होता तो आपके दबाने से उसने दब जाना था। और अगर पानी के अंदर ये प्रॉपर्टी होती कि वो कंप्रेस हो जाने वाला होता तो फिश मूव नहीं कर सकती थी। तो ये पानी चूंकि इनकम्प्रेसिबल है, जब फिश स्ट्रोक लगाती है पानी को तो पानी उसको झटका देता है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए फिश मूव करती है। और दूसरी अहम बात यह है कि आप लोगों ने अक्सर फिश खाई होगी। ये दाऊदुल हसन साहब हैं, इनको क्या मसला है भाई? दाऊदुल हसन क्या बात है, क्या कह रहे हो? जिसने भी क्वेश्चन करना है माइक खोल के बात कर सकता है। दाऊदुल हसन
तबीयत ठीक है आपकी? अच्छा, मैं बता रहा था कि आप लोगों ने सब ने ज़ाहिर है कि फिश खाई होगी। पाकिस्तान में जो पर इंडिविजुअल फिश की कंजम्पशन है वो 2 kg पर ईयर पर इंडिविजुअल है। जो दूसरे ममालिक हैं वहाँ तो ये 20 kg तक है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा फिश खाते हैं। हमारी अभी उस तरह की हैबिट नहीं है, लेकिन फिर भी हम कभी कभी ना कभी खाते हैं। तो फिश के जो मसल्स हैं अगर आप उनको देखें तो वो आपको इस तरह से ये नज़र आ रहा है ना, ये जिग जैग पैटर्न। ये बेटे, ये सायरा सुल्तान ने भी अपना कोई क्वेश्चन करना है तो करें बेशक, मैं तो कह रहा हूँ अपना माइक ऑन कर लें, क्वेश्चन करें। तो ये जो जेग जैग पैटर्न है ना मसल्स का फिश की बॉडी में, इसकी वजह से फिश बड़ी आसानी से मूवमेंट्स करती है, पानी को स्ट्रोक लगाती है। तो मिसाल के तौर पे आप देखें कि जब फिश ने दाईं तरफ को मुड़ना है, अपनी बॉडी को मोड़ना है, तो क्या होगा कि फिश की दाईं तरफ वाले जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बाईं तरफ वाले जो हैं वो एक्सपेंड कर जाएंगे। तो अगर फिश बाईं तरफ अपने आप को मोड़ेगी, कर्व बनाएगी, तो जो बाईं तरफ वाले हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और जो दाईं तरफ वाले हैं वो एक्सपेंड कर जाएंगे। तो ये बड़ा आसान सा मैकेनिज्म है। आपने मसल की मूवमेंट्स देखी है, उसमें एक्टिव मायोसिन फिलामेंट्स का रोल देखा है, कैल्शियम के आयन का रोल आपने पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया था क्लास में डिटेल से। तो इस तरह फिश जो है ना अपने मसल्स को इस्तेमाल करते हुए पानी में मूव करती है। और फिश की जो मूवमेंट है ना ये इतनी एफिशिएंट है कि आप हैरान रह जाएंगे। मिसाल के तौर पे एक 10 मरले का या एक कनाल का अगर पाउंड है, तो आप उसके एक किनारे पे मौजूद हैं और आप उस किनारे पे कोई पत्थर वगैरह फेंकें या कोई इस तरह जिससे फिश को ज़रा गड़बड़ महसूस हो, तो फिश विद इन नो टाइम वहां से भागकर दूसरे किनारे की तरफ चले जाएगी। यानी फिश की जो सेंसेस हैं वो बड़ी तेज हैं। अगर आप पत्थर फेंकने की बजाय कोई एसिड वगैरह थोड़ा सा फेंकें, बेशक वो थोड़ा ही हो, तो फिश की सेंसेस इतनी तेज हैं कि वो उसको खतरा समझ के फौरन वहां से विद इन नो टाइम भाग जाती हैं। तो ये फिश में जो लोकोमोशन है ये बड़ी एफिशिएंट है। ये कह लें कि बड़े इसकी वजूहत मैंने आपको बताई हैं। तो अब नेक्स्ट इसमें फिश में एक न्यूट्रिशन फिश में न्यूट्रिशन का क्या प्रोसीजर है, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है। तो अर्लीस्ट जो फिशेज थी वो प्रोबेबली फिल्टर फीडर्स थी। साथ वो स्केवेंजर्स यानी कि वो मुर्दारखोरी करती थी। that sifted through the mud of ancient sea floor। वो जो समंदर थे उनके फ्लोर को स्निफ करती हुई, सूंघती हुई, वो जहाँ से खाने वाली चीज़ उनको मिलती उसको वो ले लेती। ये उनकी हिस्स बड़ी तेज़ थी। अब भी जो बॉटम फीडर हैं वो इसी तरह से फूड को स्निफ करके चेक करके वो लेती हैं, ताकि उसमें कोई ऐसी हार्मफुल चीज़ ना हो जिसके खाने से उनकी डेथ हो जाए। तो ये आमतौर पे ऑर्गेनिक मैटर, एनिलिड्स, मोलस्क्स और अदर बॉटम डिवेलिंग इनवर्टिब्रेट्स यानी पानी के अंदर जो भी नीचे इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनको खाती हैं। फिश न्यूट्रिशन ड्रामेटिकली चेंज्ड व्हेन द एवोल्यूशन ऑफ जाज ट्रांसफॉर्म्ड अर्ली फिशेज इनटू एफिशिएंट प्रेडेटर्स। कितनी खूबसूरत लाइन लिखी है। मुझे नहीं पता आप ध्यान से इसको पढ़ते हैं सुनते हैं कि नहीं। आप देखें, फिश न्यूट्रिशन ड्रामेटिकली चेंज्ड, फिश का स्टाइल ही चेंज हो गया एवोल्यूशन के दौरान। जब फिश को जा मिल गए, जबड़े मिले, तो फिश का सारा स्टाइल चेंज हो गया न्यूट्रिशन का। तो अब तो ये प्रीडेटर्स बन गई हैं बाज फिशेज, यानी खुद शिकार करती हैं बड़ी फिशेज का। तो वो जबड़े बन जाने से ही ये मुमकिन है। अगर जबड़े ना होते, जैसा कि हमने लैम्परीज में पढ़ा जालस फिशेज में, तो ये शिकार करने वाली प्रॉपर्टी प्रोड्यूस नहीं हो सकती थी। यार साहब समझ आ रही है? यस सर। मैंने कहा कभी कभी आप रिस्पॉन्ड किया करें ना दरमियान में, यस सर जी सर, तो यस सर। करें। तो सर लास्ट टाइम भी ये इसी तरह मीटिंग अचानक, मुझे तो ये समझ नहीं आया कि खत्म क्यों हो गई, हालांकि मेरे नेट की स्पीड बड़ी हाई स्पीड का नेट है ये मेरे पास।
मैंने ये स्पेशल लगाया हुआ है, तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये कैसे खत्म हो गई। जुमा है इसलिए सर। जुमा तो मेरे भाई 2 बजे या 1:30 है ना, अल्लाह के बंदे। जुमा खान साहब, पता नहीं सर ये जुमा खान साहब, कभी जुमा तो जुमे के टाइम पे है ना, इस वक्त तो जुमा नहीं है, अल्लाह के वलियो। तो मोस्ट मॉडर्न जी फिशेज है ना, वो प्रीडेटर्स हैं एंड स्पेंड मच ऑफ देयर लाइफ सर्चिंग फॉर फूड। वो पानी में चलते हुए अपनी फूड को सर्च करती रहती हैं, और जहां उनको फूड मिलती है वो उसका शिकार करती हैं। देयर प्रे वेरी ट्रीमेंडसली। उनके जो शिकार हो जाने वाले एनिमल हैं पानी में, वो बहुत ज्यादा मकदार में हैं। सम फिशेज फीड ऑन इनवर्टिब्रेट एनिमल्स फ्लोटिंग और स्विमिंग इन दी प्लैंकटन और लिविंग और ऑन दी सबस्ट्रेट। पानी में आपको तरह 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 की लाइफ मौजूद है। जो प्रीडेटरी फिशेज हैं उनके लिए तो पूरा पानी एक बहुत बड़ा खुला एक फ्रिज है। जैसे आप फ्रिज खोलते हैं और वहां से आइसक्रीम खा लेते हैं, या अपना कोई ना कोई चीज वहां पर बनी हुई आपने हमारे बना के रखी है वो आप खा लेते हैं। तो फिश के लिए जो प्रीडेटर्स हैं उनके लिए तो सारा समुंदर ही एक ओपन फ्रिज है, जो उनके सामने उनकी जी सर इमेज में आ जाता है, वो उसको पकड़ के खा लेते हैं। लेकिन ज़ाहिर है जो प्रे एनिमल्स हैं वो भी इतनी आसानी से काबू नहीं आते। उनको भी पता है कि ये फिर रही है इसलिए हमें खा जाना है। वो भी अपने आप को बचाने के लिए अपने अंदर जो है स्ट्रेटजीज प्रोड्यूस करते रहते हैं, और फिर ये दोनों का एक किस्म का कॉम्पिटिशन है। इसी का नाम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, कि जो बेहतर अंदाज में चलता है फिर वो सर्वाइव होता है। तो यहाँ पे एक बात ये भी है कि फिश जिसने शिकार करना है, और एक वो एनिमल जिसने शिकार होना है। जिसने शिकार करना है उसका तो सिर्फ वो एक लंच या एक डिनर या एक वो ब्रेकफास्ट होगा, लेकिन जिसने शिकार हो जाना है उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। तो इसलिए उसको अपनी लाइफ को बचाने के लिए अपने अंदर डेवलपमेंट्स लाना पड़ती हैं। तो इसीलिए ये लाइफ बड़ी एफिशिएंट है समुद्रों में। आप देखेंगे कितनी वो बेहतरीन स्पीड है फिशेज की शिकार करने की और इन एनिमल्स के बचने की। ठीक है ना, ये ऐसा बात समझ आ रही है? यस सर बिल्कुल सर अच्छा, ये जनरल सी बातें लिखी हैं कि फिश जब छोटी होती है तो लार्वा भी खा लेती है, और फिश जब बड़ी होती है तो फिर वो अपनी फीडिंग हैबिट्स को चेंज कर लेती है। हाँ, ठीक है ना। और फिर वो बड़े एनिमल्स का शिकार करती है, जी सर तो कैप्चर प्रे यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, टू कैप्चर प्रे फिशेज ऑफन यूज दिस सक्शन दैट क्लोजन दी परपुला एंड रैपिडली ओपनिंग द माउथ क्रिएट्स विच डेवलप्स ए नेगेटिव प्रेशर। यानी ये अपने मुंह को खोलती हैं तो एक नेगेटिव प्रेशर पैदा होता है, पानी इनके मुंह की तरफ रश करता है, और इस पानी में मौजूद जो भी प्रीडेटर है वो इनके मुंह में आ जाता है। ठीक है ना। ये आप समझ गए हैं कि जब ये मुंह खोलेंगी तो कैसे नेगेटिव प्रेशर पैदा होगा। जी सर देखा ना, जब मुंह खोलेंगी तो पानी इनके मुंह की तरफ रश करेगा, तो जो पानी उनके मुंह की तरफ रश करेगा उस पानी में जो भी एनिमल है वो भी उस पानी के साथ ही इनके मुंह में आ जाएगा। तो जैसे ही वो एनिमल आ इनके मुंह जाएगा में यस आएगा, ये अपने मुंह को बंद कर लेंगी और वो वाला एनिमल कैप्चर हो जाएगा। ये बड़ा सिंपल प्रोसीजर है। जी ठीक जी है। सर यस सर बाकी इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हमारी तरह का ही है। ये आप देखें, स्मॉल इंटेस्टाइन however is the primary site for enzyme secretion, ये लिखा हुआ है, एंड फूड डाइजेशन। यहाँ एंजाइम सिक्रीट होते हैं, फूड डाइजेस्ट होती है। शार्क्स, ये बेटा ये वाले जो निशान लगा रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये कौन लगा रहा है? ये सीआर साहब, ये मैंने पकड़ लेना है, फिर मैंने इसको छोड़ना नहीं है। ये बदतमीजी नहीं आता है। ये वाला जो बंदा काम कर रहा है ना, ये निशान लगा रहा है, ये रेड आपको नजर आ रहा है स्क्रीन में ये निशान? यस सर ये नजर आ रहा है ये जिसने भी लगाया है ना, ये उसकी मेहरबानी है कि वो ना लगाए। ये मैंने बंदा कैप्चर कर लेना है, फिर मैंने छोड़ना नहीं है, ये मैं बता दूं। ये ये स्क्रीन पे कौन लगा रहा है लाइंस कुछ शर्म करो यार
ये जो भी शैतानी जो भी करता है ना, मैंने पकड़ लेना है बिलाखिर, तो फिर मेरे भाई मैंने नहीं छोड़ना, फिर वो आपके लिए मसला बन जाएगा। मेहरबानी आपकी। मैं बाद में तो फिर आप लोग शिकायत करते हो। ये मैंने देखे ना, ये कितनी बुरी बात है कि वो, ये कितनी, मैं समझता हूँ कि आप ये देखें कि मैं कोई आम टीचर थोड़ा हूँ अल्लाह के बंदो, मैं तो आपके वाला साहब की एज का हूँ, तो आपको तो शर्म करनी चाहिए। ठीक है ना? जी सर। अच्छा, अच्छा सिया साहब, यहाँ तक जो हमने पढ़ा है इसमें क्वेश्चन है कोई? सर इधर एक लिखा हुआ है गिल रैकर्स। हाँ, सर गिल इसको रैकर एक्सप्लेन कर वाला जो है दीजिए। ना, ये अभी हमने दोबारा इसको ज्वाइन करना है, अभी इसको बंद करेंगे, दोबारा ज्वाइन करेंगे तो अभी